सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की पॉलिटिकल साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 7 हाशियाकरण की समझ उसके प्रश्न उत्तर हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो पाठ्य पुस्तक के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर हम देंगे। तो पहला पूछा गया है पेज नंबर 83 पर, कम से कम 3 कारण बताइए कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा कि विभिन्न समूह हाशिए पर क्यों चले जाते हैं। नंबर 1, जिनकी भाषा, रीति रिवाज और धर्म अलग होते हैं, ऐसे समुदाय स्वयं को हाशिए पर महसूस करते हैं। और नंबर 2, ये समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ नहीं उठा पाते और आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। और तीसरा, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमज़ोर तथा संख्या कम होते हैं। यानी ये जो लोग हैं वो सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुसंख्यक समुदाय से कमज़ोर और संख्या में कम होते हैं। और अब पेज नंबर 85 का प्रश्न है, आज के भारत में कौन सी धातुएं महत्वपूर्ण हैं, क्यों? वे धातुएं कहाँ से हासिल होती है, क्या वहाँ आदिवासियों की आबादी है? ये 85 नंबर पेज का प्रश्न है। तो इसका उत्तर है नंबर 1, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी महत्वपूर्ण है क्योंकि इन धातुओं पर आधुनिक उद्योग निर्भर है। और दूसरा, हमें ये धातुएं झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तथा छत्तीसगढ़ से प्रमुखता से प्राप्त होती है। और नंबर 3, यहाँ पर आदिवासियों की आबादी अधिक है। और इसके बाद में ये पेज नंबर 85 का ही एक प्रश्न है, ऐसे 5 उत्पाद बताइए जो जंगल से मिलते हैं और जिनका आप घर में इस्तेमाल करते हैं। तो इसका उत्तर होगा जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, लाख, गोंद, फल और जड़ी बूटियाँ। इसके बाद का प्रश्न है, वन भूमि पर निम्नलिखित मांगें किन लोगों से की जा रही है। नंबर 1, मकानों और रेलवे के निर्माण के लिए इमारती लकड़ी। और दूसरा, खनन के लिए वन भूमि। तीसरा, गैर जनजातीय लोगों द्वारा कृषि के लिए वन भूमि का उपयोग। और चौथा, वन्य जीव अभ्यारण्यों के रूप में सरकार के द्वारा आरक्षित जमीन। इन मांगों से जनजातीय समुदायों पर किस तरह असर पड़ता है। तो इसका उत्तर ये भी 85 नंबर पेज का ही है। इसका उत्तर होगा ये सभी मांगें आदिवासियों से पूरी की जाती है। और नंबर 2, आदिवासी समुदाय अपने जंगलों को छोड़कर शहरों में छोटी मोटी नौकरियों की तलाश में पलायन कर रहे हैं। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 85 नंबर पर ही एक जो कविता वाला प्रश्न है ना, 5वां, इस कविता में क्या बताने का प्रयास किया जा रहा है। आओ मिनी असम चलें, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे चाय के बागान है। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ। साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादू राम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा छल किया। ये 85 नंबर पेज पे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है या इससे क्या पता लग रहा है। तो इसका उत्तर होगा आदिवासियों की ज़मीन को छीना जा रहा है, आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। अब 87 नंबर पेज का प्रश्न देखिए आप। आपकी राय में यह बात महत्वपूर्ण क्यों है कि आदिवासियों को भी उनके जंगलों और वन भूमि के इस्तेमाल से संबंधित फैसलों में अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा इस बात से आदिवासियों का जीवन तथा अस्तित्व दोनों जुड़े हुए हैं। यदि आदिवासियों की राय नहीं ली गई तो उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और अब पेज नंबर 88 का प्रश्न है, अल्पसंख्यकों के लिए हमें सुरक्षात्मक प्रावधानों की क्यों ज़रूरत है। तो इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की निम्नलिखित कारणों से ज़रूरत पड़ती है।
पहला, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाने के लिए। दूसरा, अल्पसंख्यकों को भेदभाव और नुकसान की आशंका से बचाने हेतु। और तीसरा, भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना हेतु। अब पेज नंबर 90 निकालिए आप, उसका प्रश्न देखिए। निम्नलिखित निबंध आपकी ही उम्र की एक बच्ची ने लिखा है, आपकी राय में वह क्या कहने का प्रयास कर रही है। लिखा हुआ क्या है, मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ। कुछ दिन पहले रमज़ान के दौरान वहाँ कुछ गड़बड़ी हुई जिसने जल्दी ही सांप्रदायिक रूप ले लिया। मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे। मैंने परंपरागत कपड़े यानी सलवार कमीज़ पहनी थी, मेरा भाई शेरवानी पहने था। घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदलकर जींस और टी शर्ट पहन ले। अब जबकि सब कुछ ठीक है तो मुझे हैरत होती है कि हमें कपड़े बदलने के लिए क्यों कहा गया और मुझे यह बात अजीब क्यों नहीं लगी। क्या हमारे पहनावे से हमारी पहचान पता चल जाती है और क्या यही पहचान सारे खतरों और भेदभावों की जड़ है। तो इसका उत्तर होगा कि यह बच्ची इस बात को कहने का प्रयास कर रही है कि किसी व्यक्ति या समुदाय की पहचान वेशभूषा के आधार पर नहीं बल्कि मानवता के आधार पर की जानी चाहिए। इसके बाद का प्रश्न है ये, एक पेज नंबर 81-82 पर आप देखिए एक चित्र बना हुआ है। उसको चित्र को देखकर एक प्रश्न पूछा गया है, दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। मिल गया क्या ये? मिल गया। दादू को उड़ीसा का अपना गांव क्यों छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर होगा गांव छोड़ने के कारण। उड़ीसा में दादू के गांव की जमीन के नीचे लोहे के भंडार थे। और दूसरा पॉइंट है, वन विभाग के अफसरों ने गांव वालों से ज़मीन बेचने के लिए कहा और बहुत से लोगों ने अपनी ज़मीन बेच दी। और तीसरा, जिन लोगों ने अपनी ज़मीन नहीं बेची तो उन्हें मारा पीटा गया, इसलिए मजबूरी में दादू को अपना गांव छोड़ना पड़ा। अब एक प्रश्न है, 88 नंबर पेज का प्रश्न है, ये तालिका अध्ययन का प्रश्न है, पेज नंबर 88। क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध है। अब मूलभूत सुविधाएं 1994 में एक तालिका बनी हुई है, कच्चे घर, बिजली, पाइप का पानी। फिर इसके आगे आंकड़े लिखे हुए हैं, 63.6% मुसलमान कच्चे घरों में रहते हैं और 55.2% हिंदू कच्चे घरों में रहते हैं, 30% मुसलमान, ऐसे पूरा आगे तक दिया हुआ है। तो इससे हमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध है। तो इस पूरे तालिका के आधार पर हम उत्तर देंगे कि नहीं, मुसलमानों को मूलभूत सुविधाएं समान रूप से उपलब्ध नहीं है। तालिका के आधार पे ये पता लगता है। अब पेज नंबर 89 पे ये तालिका के आधार का एक प्रश्न है, किस धार्मिक समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है। विभिन्न धर्मों में साक्षरता दर 2001। तो इसमें कुल तो 65% पूरे भारत की दी हुई, फिर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, ये सब किस में दे रखी है। तो हिंदू 65% है, मुस्लिम 59 है, ईसाई 80 है, सिख 70 है, बौद्ध 73 है और जैन 94 है। तो इसका उत्तर होगा मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है। ये तालिका में आपने देख लिया किसका सबसे कम है, तो इसका उत्तर मुस्लिम समुदाय की साक्षरता दर सबसे कम है, ये हो जाएगा। अब तालिका का ही एक और प्रश्न है, ये पेज नंबर 89 का ही है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों का प्रतिशत, निम्न आंकड़े क्या बताते हैं। ये प्रश्न है, ये पूरे आंकड़े दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिए। और इसके बाद में ये जो आंकड़े बता रहे हैं उनका उत्तर है कि भारत की कुल जनसंख्या में मुसलमानों की संख्या 13.5% है और राज्य स्तरीय PSU में उनकी नौकरियों की स्थिति ठीक है और केंद्रीय स्तर की नौकरियों में मुसलमानों की संख्या काफ़ी कम है। अब आपके प्रश्न शुरू होते हैं पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो किताब के पीछे दिए हुए हैं।
ठीक है, पाठ समाप्त होने के बाद के जो प्रश्न है, अब वो प्रश्न आपके शुरू हुए हैं। पहला प्रश्न है, हाशियाकरण शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-3 वाक्य लिखिए। यही है पहला प्रश्न। तो इसका उत्तर होगा हाशियाकरण। पॉइंट बना के लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे, हाशियाकरण का मतलब होता है किसी व्यक्ति या समुदाय को किनारे या हाशिए पर ढकेल देना। दूसरे पॉइंट में लिखेंगे, हाशियाकरण वाला व्यक्ति या समुदाय समाज की मुख्य धारा में नहीं रहता। और तीसरा, हाशियाकृत लोग या समुदाय गरीब कमज़ोर होते हैं तथा उनको हीन दृष्टि से देखा जाता है। अब प्रश्न नंबर 2, आदिवासी लगातार हाशिए पर क्यों खिसकते जा रहे हैं? 2 कारण बताइए। इसका उत्तर है आदिवासियों के हाशियाकरण का कारण। नंबर 1, आदिवासियों की जमीन को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया। और नंबर 2, आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोत से वंचित हो गए। वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंस गए। अब इसका प्रश्न नंबर 3, आप अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक सुरक्षाओं को क्यों महत्वपूर्ण मानते हैं? इसका एक कारण बताइए। तो इसका उत्तर है, अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व बचाने के लिए संवैधानिक सुरक्षाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसका उत्तर होगा अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व से बचाने के लिए। प्रश्न नंबर 4 है, अल्पसंख्यक और हाशियाकरण वाले हिस्से को दोबारा पढ़िए और अल्पसंख्यक शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर होगा, अल्पसंख्यक शब्द से तात्पर्य कुल जनसंख्या में किसी समुदाय की बहुत छोटी संख्या से है। प्रश्न नंबर 5, आप एक बहस में हिस्सा ले रहे हैं जहां आपको इस बयान के समर्थन में तर्क देने हैं कि मुसलमान एक हाशियाई समुदाय है। इस अध्याय में दी गई जानकारियों के आधार पर आप अपने तर्क पेश कीजिए। तो आप इसमें निम्नलिखित तर्क पेश करेंगे। मुसलमान एक हाशियाई समुदाय हैं क्योंकि नंबर 1, मुसलमानों में मूलभूत सुविधाएं जैसे पक्के घर, बिजली तथा पाइप का पानी आदि प्राप्त परिवारों की संख्या बहुत ही कम है। दूसरा, मुसलमानों में साक्षरता दर प्रतिशत अन्य धार्मिक समुदायों की तुलना में बहुत कम है। अब प्रश्न नंबर 6, कल्पना कीजिए कि आप टेलीविज़न पर 26 जनवरी की परेड देख रहे हैं। आपकी एक दोस्त आपको नज़दीक बैठी है। वह अचानक कहती है, इन आदिवासियों को देखो, कितने रंग बिरंगे हैं, लगता है सदा नाचते ही रहते हैं। उसकी बात सुनकर आप भारत में आदिवासियों के जीवन से संबंधित क्या बातें उसको बताएंगे? उनमें से 3 बातें लिखें। अब आदिवासियों के जीवन से संबंधित बातें। पहली बात, आदिवासियों में ऊंच नीच की भावना कम होती है। इसी कारण यह समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदायों से बिल्कुल अलग होता है। दूसरी बात, आदिवासियों में बहुत सारे जनजातीय धर्म होते हैं। उनके धर्म इस्लाम, हिंदू, ईसाई आदि धर्मों से बिल्कुल अलग है। और तीसरी बात, आदिवासी अपने पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं, यानी उनकी पूजा करते हैं। अब आ गया है प्रश्न नंबर 7। कुल 8 प्रश्न है ना इसमें। प्रश्न नंबर 7, चित्रकथा पर आपने देखा कि हेलेन होप आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाना चाहती है। क्या आदिवासियों के बारे में एक कहानी बनाकर उसकी मदद कर सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ। अब इसके संकेत ये इस प्रकार से हो सकते हैं कि हम कैसे उनकी मदद करेंगे। जैसे नंबर 1, वन्य जीवन और रीति रिवाज। ये टॉपिक है कि इन टॉपिक के आधार पर हम उनकी मदद कर सकते हैं। पहला टॉपिक वन्य जीवन और रीति रिवाज। दूसरा, पुरखों की, गांव और प्रकृति की उपासना। तीसरा, ग्राम आत्माओं की पूजा गांव की सीमा के भीतर पवित्र लता कुंजों में। और चौथा, पुरखों की पूजा घर में। पांचवा, आदिवासियों की दिनचर्या। और छठा, आदिवासियों के जीवन में खनन और औद्योगिकरण के कारण बदलाव। और सातवां, आदिवासियों का अपना गांव व इलाका छोड़कर शहरों में छोटी छोटी नौकरियों के लिए जाना। और आठवां, आदिवासियों का हाशियाकरण। यानी इतने इन 8 बिंदुओं के आधार पर आप जो कोई ऐसे फिल्म बना रहे थे उसके लिए आप इन बिंदुओं के आधार पर उनकी मदद कर सकते हैं। और अब इसका 8वां प्रश्न है, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि आर्थिक हाशियाकरण और सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं? क्यों?
तो इसका आप उत्तर लिखेंगे, आर्थिक हाशियाकरण तथा सामाजिक हाशियाकरण आपस में जुड़े हुए हैं क्योंकि नंबर 1, आर्थिक हाशियाकरण के कारण अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती, और दूसरा, आर्थिक हाशियाकरण के कारण लोगों के पास मूलभूत सुविधाओं की कमी हो जाती है, और तीसरा, अशिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी सामाजिक हाशियाकरण का कारण होती है। तो ये आपके पाठ्यपुस्तक के प्रश्न उत्तर और जो पाठ्यपुस्तक के बीच में जो कोई बातें पूछी गई है उनके दोनों के प्रश्न आपके पूरे हो गए हैं।